नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई ठीक चल रही होगी आशा करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन परीक्षाओं के दौरान आपको ज़रूरत है एक पूरे सब्जेक्ट के पूरी बुक के ओवरव्यू की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आज के विषय प्रशासनिक विधि के बारे में। तो मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा स्वागत करता हूं हमारे इन्फिनिटिव क्लासेस में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक विधि के बारे में। ठीक है कि प्रशासनिक विधि क्या है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के अधिकारियों की शक्तियों और उनके अधिकारों को व्यवस्थित किया गया है। जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं उनकी शक्तियां और उनके अधिकार क्या क्या हैं उनको इसमें व्यवस्थित किया गया है। तो आज हम पूरी बुक का ओवरव्यू करने वाले हैं, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे विधि शास्त्री हैं डॉक्टर एच आर वेड ने अपनी परिभाषा में कहा है कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, जिससे कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी तानाशाही ना चला पाए, अपने आप को तानाशाह ना समझे, सभी कार्य उसकी मर्जी से ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगली बात करते हैं हम प्रशासनिक विधि के स्रोत के बारे में। ठीक है, जो हमारे प्रशासनिक विधि के स्रोत है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ठीक है, और पब्लिक पब्लिक का समावेश किस में है? हमारे देश के संविधान में। ठीक है दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है इसके अंतर्गत निहित है। ठीक है, अब जो प्रशासनिक विधि है संविधान से निर्मित होती है। हालांकि प्रशासनिक विधि संविधान जो है प्रशासनिक विधि की ही एक शाखा है। संविधान प्रशासनिक विधि की शाखा है, फिर भी प्रशासनिक विधि और संविधान में दोनों में काफी अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं हम विधान के बारे में। विधान यानी कि लेजिस्लेशन, यानी कि जिसके पास में पावर्स होती है लेजिस्लेट करने की, नियम बनाने की। जो लोग नियम बनाते हैं उनको लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेचर्स कहते हैं। तो जो विधान बनाएंगे वो हमारे लेजिस्लेशन होंगे। दूसरा हमारा स्रोत है विधान। ठीक है साथियों, तीसरी बात करते हैं हम अध्यादेश के बारे में। जब कभी निर्णय देना अति आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से, ध्यान दें, राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से एक निर्णय देंगे अध्यादेश द्वारा। ठीक है, अगली बात है प्रत्यायोजित विधान। तो प्रत्यायोजित विधान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। प्रत्यायोजित विधान, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हैज द राइट टू डिसाइड एंड पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द लॉज। पार्लियामेंट के पास नियम को बनाने का क्या कहते हैं, पावर है। लेकिन जब पार्लियामेंट यानी कि संसद अपने नियम बनाने की जो पावर है किसी अन्य बॉडी को, किसी अन्य संस्था को डेलीगेट करती है, ठीक है, तो वो हमारा प्रत्यायोजित विधान कहलाता है, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को कहती है कि नहीं आप नियम बनाइए। ठीक है, इसका एक कारण है कि जो प्रत्यायोजित विधान है, ठीक है, ये ऐसा क्यों करता है। जैसे कि मैं बता दूं कि जो विधान है, विधान को जो हमारी संसद है, जो उसको पूरे देश में नियम बनाने होते हैं, पूरे देश का देख रेख करनी पड़ती है। ठीक है, और कार्यपालिका प्रत्येक देश की अलग अलग कार्यपालिका है, तो वे अपने स्थानीय चीजों को देख करके, स्थानीय स्थिति की रूप जांच करके उनके आधारों पर नियम बनाएंगे। अगली बात है हमारी न्यायिक निर्णय। ठीक है दोस्तों, तो न्यायिक निर्णय जो है
न्यायिक निर्णय नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। यानी कि जो सभी लोग हैं, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग जो हैं समान हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों हम ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम शुष्क प्रशासन भी कहते हैं, यानी कि शुष्क प्रशासनिक विधि। ठीक है, जो हमारी शुष्क प्रशासनिक विधि है, इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं नेपोलियन बोनापार्ट। मैं लिख दे रहा हूं, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, जो शुष्क एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा फ्रांस की देन है। ये फ्रांस में जो है इसको ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब ड्राइट, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों का जो नियंत्रण है वो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बनाया है काउंसिल डी इटेट। क्या बनाया है? काउंसिल डी इटेट, COUNC, काउंसिल डी इटेट। ठीक है, ठीक है, ये बनाया था 1799 में जी। ठीक है, 1799 में काउंसिल डी इटेट का निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया तथा उन पर नियंत्रण किया गया है। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे हम प्राकृतिक न्याय के बारे में। प्राकृतिक न्याय, कोई, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी को न्याय पाने का समान अधिकार है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक न्याय है हमारा, इसके अंतर्गत जैसे एक केस था मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मेनका, उसमें क्या था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया गया था कि आप यात्रा नहीं कर सकते, उनको रोका गया था। अब उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि आप मुझे जवाब दें कि मुझे क्यों रोका गया है। ठीक है, जबकि मेरे सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, बावजूद इसके आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर न्यायालय ने ये कहा था कि जो न्याय है वो सभी के लिए समान है, अतः जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उस कारण का जवाब दें कि किस आधार पर आपने इनको रोका है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत यही है कि एक व्यक्ति, जैसे खुद का कोई केस है, उसके मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है ना, तो जिससे कि पक्षपातपूर्ण जो चीजें हैं वो सारी अवॉइड हो जाती हैं। ठीक है, अब बात, हाँ देखो अगला पॉइंट हमारा आया पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत। ठीक है, पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत व्यक्तिगत सिद्धांत है, जैसे व्यक्तिगत सिद्धांत है पक्षपात का। मान ले कोई एक ए व्यक्ति है, ठीक है, ये न्यायाधीश है, ठीक है, और एक बी नामक व्यक्ति है, ये जो है इसका भाई है, न्यायाधीश का जो भाई है। ठीक है, अगर बी कोई क्राइम करता है और वो ए की कोर्ट में आता है तो ए जो है किसी भी सूरत में इसको बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिगत पक्षपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक पक्षपात। मान ले एक न्यायाधीश, अगर कोई न्यायाधीश कुछ पैसे के लालच में आकर के या कोई ऐसा वाद जिसमें न्यायाधीश का आर्थिक झुकाव हो, ठीक है, या जिसमें मान लो कोई ऐसा फर्म है कि जिसमें न्यायाधीश का भी पैसा लगा हुआ है और वो उनकी कोर्ट में आता है, तो वो जो है आर्थिक झुकाव कहलाता है। ठीक है मित्रों, एक होता है हमारा विषय वस्तु से संबंधित झुकाव। तो जो विषय वस्तु से संबंधित झुकाव है, मान ले एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य के लिए मतलब कोई न्यायाधीश है, ठीक है, वो जो है अपने जो केस है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं
कि एक मैजिस्ट्रेट ने पशुओं की क्रूरता जो हो रही है उसको रोकने वाली एक समिति को चंदा दिया। ठीक है, अब समिति एक घोड़े की निर्मम हत्या का जो मैटर है वो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले आई। तो अब इस पर मात्र मैजिस्ट्रेट के उस समिति को चंदा देने से ही, ठीक है, इसे जो है विषय वस्तु संबंधित पक्षपात नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 जो है पक्षपात। क्षमा चाहते हैं, इसमें हम पॉइंट नंबर 4 को भूल गए हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4, विधि शासन। विधि शासन का मतलब है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन। विधि का जो शासन है इसमें जो इसको रचयिता इसके माने जाते हैं वो माने जाते हैं सर एडवर्ड कोक। ठीक, और इसके जो सिद्धांत हैं विधि शासन के, ठीक है, विधि शासन के जो सिद्धांतों का जो विकास किया है वो किया है सर एवी डाइसी ने। ठीक है, यानी कि क्या, एडवर्ड कोक ने विधि शासन को जो है जन्म दिया या इसके जनक कहे जाते हैं, और एवी डाइसी जो है विधि शासन के क्या है, सिद्धांतों के विकास किया इन्होंने। अब विधि शासन की बात करते हैं कि विधि शासन में 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सी? सबसे पहली बात यह है कि 3 बात है जी इसमें। सबसे पहली बात है सुपरमेसी ऑफ लॉ। ठीक, यानी कि विधि को सर्वोच्चता। ठीक है, विधि को सर्वोच्चता दी गई है इसमें। दूसरा है इसमें पॉइंट के जो विधि है, विधि के लिए सभी समान है। विधि के लिए सभी समान है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार प्रदान करती है विधि शासन, आर्टिकल 14। ठीक है मित्रों, और अगली बात यह है इसके अंदर कि जो विधि शासन है वो किसी भी व्यक्ति के लिए समान कार्य करेगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताएं, जो विधि शासन में मान लो कानूनी भावना है, उसकी जो प्रधानता है, कानूनी भावना को एक अलग ही प्रधानता दी जाएगी विधि शासन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे शक्ति पृथक्कीकरण के बारे में। शक्ति पृथक्कीकरण, तो जो शक्ति पृथक्कीकरण है किसी कार्य को सहजता से करने के लिए और उसमें सुगमता लाने के लिए शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, सेपरेशन ऑफ लॉ के बारे में। तो जो शक्ति पृथक्कीकरण है इसमें जो काम होता है किसका, मान लो संविधान है, संविधान में जो सरकार कार्य करती है, एक नियम बनाती है, दूसरा उसको अग्रेषित करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तीसरा उसको जो है दंड देने का कार्य करती है। मान ले जैसे लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर है, वो नियम बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका उसको आगे बढ़ाएगी, और जुडिशरी जो है अगर उसको कोई नहीं मानेगा तो पनिशमेंट का काम करेगी। अब सेपरेशन ऑफ लॉ के बारे में हम बात करेंगे। अरस्तु ने इसको जो है रचयिता माना जाता है, और लॉ की इन सिद्धांतों के जो है विकास में उन्होंने काम किया, और मोंटेस्क्यू ने जो है इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांतों को जो है मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी शक्ति पृथक्कीकरण। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम बताना चाह रहे थे, जैसे हमारे ये था ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताना छूट गया था। क्या कि जो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो आधार है इसका लागू होने का, ये कहाँ लागू होता है? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन, शुष्क प्रशासन। शुष्क प्रशासन ध्यान देंगे, मतलब
कि जो शुष्क प्रशासन है वो केवल फ्रांस में लागू है, केवल फ्रांस में लागू है। ठीक है, भारत में प्रशासनिक विधि लागू है, शुष्क राइट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लागू है। ठीक है, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि राइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या डिफरेंस है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो राइट एडमिनिस्ट्रेशन जो लागू है केवल फ्रांस में, और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे हमारा इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही लागू है। ठीक है, अब बात करेंगे सिस्टम, जो जुडिशियरी का सिस्टम है। ठीक है, जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें द्वैत शिक्षा प्रक्रिया है, द्वैत प्रक्रिया। ठीक है, और हमारे यहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है द्वैत प्रक्रिया नहीं है, ये सभी के लिए समान है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके न्याय के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो राइट एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो अपना न्याय की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, और जबकि प्रशासनिक विधि में ये साधारण न्यायालय द्वारा न्याय की विधि को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो स्रोत है राइट एडमिनिस्ट्रेशन के, जो स्रोत हैं वो है कि जो जुडिशल है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी जो है इंडिपेंडेंट है, न्यायिक प्रक्रिया के स्वतंत्रता ही इसका स्रोत है। ठीक है, और हमारे जो प्रशासनिक विधि है, प्रशासनिक विधि का जो स्रोत है वो संविधान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी बताया था कि भाई प्रशासनिक विधि का स्रोत है संविधान। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। इसमें राइट एडमिनिस्ट्रेशन में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का कोई महत्व ही नहीं है, जबकि प्रशासनिक विधि में न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का जो आधार है, जो हमारी राइट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शुष्क प्रणाली है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, प्रशासनिक विधि में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है, दूसरे पक्ष को सुनो। ठीक है, ओडी अल्ट्रम पार्टम, ये एक फ्रेंच मैगजीन है, ओडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, दूसरे पक्ष को सुनो, इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, ये अधिकार प्राप्त है सूचित कि उस पर यदि कोई मुकदमा चलाया जा रहा है या कोई उस पर केस है तो सबसे पहले उसे सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, सूचना का उसको अधिकार है। अगली बात यहाँ पे लिखा भी है मैंने, हाँ, इसके दो पार्ट हैं, एक तो सूचना, ठीक है, दूसरा है सूचना का मतलब मान ले आपने कोई केस किया और एक व्यक्ति जो अभी यहाँ नहीं है, कहीं विदेश गया है, बाहर गया है, आपने उसको इमरजेंसी में एक दिन की सूचना दी कि भी आप यहाँ पर आ जाओ, तो उसको पूरा समय दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो न्याय है, न्याय की प्रकृति ये है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, न्याय जो है होते हुए भी दिखना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय का अधिकार प्राप्त है जब तक कि उसकी अंतिम सांस हो, अंतिम सांस तक व्यक्ति को निर्णय प्राप्त करने का, न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा सूचना। अब दूसरी बात है हमारी सुनवाई। सुनवाई को आर्टिकल 311, ठीक है, 311 के तहत सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जब मान ले अब इसमें सुनवाई कैसे कि एक व्यक्ति कोई क्राइम किया है उसने, ठीक है, अब अगर बीच रास्ते में ही उसका वकील उस केस को छोड़कर चला जाता है
तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश महोदय हैं अपना निर्णय नहीं देंगे, उसको या तो सरकारी वकील कराया जाएगा, क्योंकि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक जो है ये हमारा ओडी अल्टरम पार्टम का जो सिद्धांत है पूर्ण नहीं होगा और नैसर्गिक न्याय या फेयर जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, और सुनवाई करेगा कौन? सुनवाई केवल वही कर सकता है जिसने इसको जो केस है इसको सुना हो पूर्ण रूप से, वही व्यक्ति सुनवाई करने का अधिकारी है। ठीक है मित्रों, ये थी हमारी बात ओडी अल्टरम पार्टम से संबंधित। अब बात करते हैं प्रशासनिक कार्य। ठीक है, जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं वो क्या है? जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक अधिकारियों को, अधिकारी जो कार्य करते हैं वो प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, और वो प्रशासनिक कार्य अपने विवेक पर करते हैं। ठीक है, जैसे प्रशासनिक कार्यों को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है कि एक तो विधायी कार्य हो गया, यानी लेजिस्लेशन से संबंधित कार्य हो गया, है ना, क्योंकि कोई भी एक कंट्री में समान रूप से लेजिस्लेशन बनाना, ये चूंकि संविधान का सबसे पहली बात ये जो द वे आउट ऑफ टेम्पलेट जारी हुआ था, सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था, संवैधानिक गतिरोध का हल किया था, यानी कि संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। तो लोगों की जरूरत और उनकी आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपने पढ़ा होगा या मैं आपको बता दूं, जो लैंड टेन्योर एक्ट, ठीक है, 1973 का एक केस था। ठीक है, लैंड टेन्योर एक्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, जो इसके अंदर क्या कहा गया था, जो हमारे जो केशवानंदा भारती से संबंधित केस है, जो केशवानंदा भारती थे, ये एक बहुत केरल के थे, केरल में था, एक बहुत बड़ा मठ था, उसके मठाधिकारी थे या मठाधीश थे। ठीक है, अब जब लैंड टेन्योर एक्ट आया कि इसमें यह था कि एक व्यक्ति जो जितनी लैंड को मतलब ओन कर सकता है, जितनी लैंड को, जितनी भूमि को वो मतलब खेती कर सकता है या संभाल सकता है, केवल उसको उतनी ही भूमि दी जाए। ठीक है, तो इस पर जो है उन्होंने एक केस किया था। ठीक है, इस केस को केशवानंदा भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ 1973 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने पूछा था कि क्या संसद के पास ये शक्ति, क्या संसद के पास शक्तियां हैं जो संविधान में जो उसका संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, अगर अधिकार है तो किस आधार पर है? तब निर्णय दिया गया था कि जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट जो संसद है इसको छोड़ करके किसी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 प्रोवाइड द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको छोड़ करके। तो ये निर्णय दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो विधायी कार्य है, अब कुछ कार्य विधायी कार्य जो प्रशासनिक अधिकारियों के विवेक पर भी छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है मित्रों, और कुछ न्यायिक कार्य हैं। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, आईएएस अधिकारी हो गए हमारे। ठीक है, तो वो न्यायिक कार्य जो है क्षेत्रीय आधार पर न्यायिक कार्य करते हैं। ठीक है, अगर उनसे कोई समस्या होती है तो वो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है शुद्ध प्रशासकीय कार्य। जो शुद्ध प्रशासकीय कार्य है, जैसे कि प्रशासन का जो मेन काम है, डिपार्टमेंटल कार्य है,
जैसे रेलवे से संबंधित कार्य हो गया, या यूपीएससी वगैरह का एग्जाम कंडक्ट कराने का कार्य हो गया, या रोड से संबंधित कार्य हो गया। तो इन सभी कार्यों, ये सभी कार्य जो है प्रशासनिक अधिकारों के शुद्ध कार्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसा कि एक केस है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें हम डिफाइन कर चुके हैं कि उनके जो अधिकार है, ठीक है, यानी कि जो उनका आर्टिकल था कौन सा, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, उसको इन्फ्रिंज किया गया था, है ना। तो उनके इस अधिकार को इन्फ्रिंज किया गया था। न्यायालय ने ये कहा था इनके इस केस में कि जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो सभी के लिए बराबर है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर किसी ने किसी के राइट को इन्फ्रिंज किया है तो वो उस व्यक्ति को जो है जवाब देना होगा। ठीक है मित्रों, अब ये हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब ये हमारी है रिट है, रिट। ठीक है, रिट क्या, तो रिट से जो मतलब है हमारा, इसको रिट को समझने से पहले हम एक आर्टिकल 32, ठीक है, और एक हमारा है आर्टिकल 226, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है रिट क्या है। अगर हमारी बात न्यायालय या प्रशासनिक अधिकारी या और कोई व्यक्ति नहीं सुन, या और कोई व्यक्ति जो प्रशासन से संबंधित हो नहीं सुन पा रहा है, तो रिट का मतलब है कि अंतिम चेतावनी। या तो आप हमारी बात मान लो, अन्यथा ये मेरी तरफ से आपको अंतिम चेतावनी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मतलब रिट है। ठीक है, अब रिट क्या है, जो आर्टिकल 32 है, 32 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को राइट प्रोवाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे होते हैं उनको राइट प्रोवाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल से रिलेटेड जो राइट है। ठीक है, और जो आर्टिकल 226 है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को और एंड हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ये जो है जो लीगल रेमेडी है, जो लीगल रेमेडी है और जो फंडामेंटल राइट है, उन दोनों से संबंधित राइट प्रोवाइड करती है हमारी आर्टिकल 226। अब ऐसा इसमें थोड़ा सा भेद है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास तो केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित है ना, ये तो एफआर से संबंधित है। ठीक है, और इसमें लीगल रेमेडी भी दी गई है और फंडामेंटल राइट भी दी गई है। जबकि जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, उसके अधिकार कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे ये है हाई कोर्ट है, प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय इतने एक ही है। अब क्या करना है कि ये जो हाई कोर्ट है, ये अपने अपने स्टेट में उन सब चीजों के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने में सक्षम है। केस की अधिकता भी सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा है हाई कोर्ट के मुकाबले। ठीक है, अब बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीज कॉर्पस रिट। तो जो हबीज कॉर्पस रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका मतलब है शरीर को लाना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को मार दो और उसके शरीर को ले आओ, वो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ऐसा नहीं है। शरीर से मतलब अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है और वो उसको रिमांड में रखता है और वो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तब ये हबीज कॉर्पस रिट लगा करके जो अंतिम चेतावनी है, तो न्यायालय उसको आदेश देगा और उससे कारण पूछेगा कि अभी तक आपने 24 इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं किया। तो फिर न्यायालय उनको आदेश देगा कि आप इनको यहाँ पर प्रस्तुत करें। एक इसमें केस से इसको समझते हैं हम। एक केस है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला।
एडीएम जबलपुर बनाओ शिवकांत शुक्ला का एक केस है। उसमें क्या हुआ था कि एडीएम साहब ने काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब इसमें शिवकांत शुक्ला ने हबीस कॉर्पस रिट का यूज किया करते हुए न्यायालय में ये कहा कि हमें कोर्ट के सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का इन्फ्रेंचमेंट है ना, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका क्या है कि हनन है। तब इस पर यह निर्णय दिया था कोर्ट ने कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये हमारा हबीस कॉर्पस रिट का प्रयोग जो है नेशनल इमरजेंसी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीस कॉर्पस रिट को आप समझ गए होंगे। अब अगली बात है हमारी परमादेश यानी कि मैंडामस, ठीक है, परमादेश मैंडामस। अब मान ले कुणाल है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जय। तो जो जय है वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, और कुणाल अपने किसी कार्य के लिए जय के पास जाता है और उससे कहता है कि आप हमारा इस कार्य को करें, यह अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इस पर जय क्या करता है, वो कार्य करने से मना कर देता है या कार्य नहीं करता है। तब क्या है कि मैंडामस रिट, परमादेश रिट का प्रयोग करके वो अपने कार्य को और उस अधिकारी को जिसका नाम जय है उससे जवाब ले सकता है, ठीक है। मैंडामस रिट का जब प्रयोग किया जाएगा तो न्यायालय एक आदेश लिखेगी कि महोदय आप यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। तो न्यायालय जब आदेश देगा, ठीक है, कि आप यह कार्य करें, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, अगर वह उस कार्य को नहीं करेगा तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, ठीक है मित्रों। अगली बात है हमारी प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिटेशन रिट। जो प्रोहिबिटेशन रिट है, प्रतिषेध जो लेख है, इसमें इससे ही समझ में आ रहा होगा कि प्रोहिबिटेशन का मतलब रोकना है, ठीक है, रोकना। रोकना कैसा भाई, देखो ये है एक व्यक्ति ए, ठीक है, इसने बी के भाई सी का मर्डर कर दिया, इसने बी के भाई सी का मर्डर कर दिया। ए व्यक्ति ने बी के भाई सी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब बी ने अपना केस डाल दिया कोर्ट में। अब कोर्ट ने ए को सजा सुना दी, इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी कि भाई इनको जेल में डाल दो। इस पर भी बी जो है संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है, बी ने फिर से उस पर केस डाल दिया, बी ने फिर से उस पर केस डाल दिया कि नहीं इसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ठीक है। अब जो वाद था हमारा, ए ने अपना कारण बताया कि उसने सी का मर्डर क्यों किया, और उस वाद में ए को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी, ठीक है, न्यायालय ने ए को बी के भाई के मर्डर के आरोप में उतनी ही सजा दी जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन बी जो है बार बार केस किए जा रहा है, केस किए जा रहा है, केस किया जा रहा है। तो अब जितने भी केस है हमारे वो सब सुप्रीम कोर्ट की नजर में रहते हैं, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे कहती है कि बस अब बंद करो, अब और केस नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोहिबिटेशन होता है, ठीक है। आशा करता हूं प्रोहिबिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा अगला है वो है उत्प्रेषण लेख, ठीक है, उत्प्रेषण लेख, सेरिटोरियल
रिट, ठीक है। जो उत्प्रेषण लेख है इसमें क्या है कि एक न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि वह उस संबंधित वाद में जांच करे या उसका आधार तय करे। कैसे उदाहरण समझते हैं, अगली बात है, मान ले एक व्यक्ति है, क्या है, चलो ए ही मान लेते हैं ए, और दूसरा व्यक्ति है बी, ठीक है। दोनों के दोनों लोग ये हमारे पावरफुल लोग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों का विवाद चल रहा है, ठीक है। और इस विवाद में न्यायालय ने ए के पक्ष में इसके फेवर में अपना फैसला सुना दिया, जिससे जो है बी जो है संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तब बी जो है ये उत्प्रेषण लेख के जो रिट डाल देता है, ठीक है। इस पर जो न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देगा कि आपने किस आधार पर, या वो क्या साक्ष्य है या वो क्या बेस है जिस पर आपने इसके पक्ष पर फैसला दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अधिकार प्रत्याशा, क्यू वारंटो रिट। क्यू वारंटो रिट का मतलब है भाई, क्यू सा मतलब तो क्वेश्चन ही हो गया है कि नहीं। अब समझते हैं क्यू वारंटो एक उदाहरण से। एक व्यक्ति है जो किसी प्रशासनिक पद पर तैनात है या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। मान ले एक नौकरी करने के लिए जो एज निर्धारित की गई है, मान ले गवर्नमेंट ने 60 साल की एज निर्धारित कर दी, ठीक है। और वो व्यक्ति 60 साल के बाद भी यानी कि 62 वर्ष तक नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो न्यायालय उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, सरकार ने 60 वर्ष तय की है लेकिन वो 62 वर्ष तक जॉब कर रहा है, तो न्यायालय उसको ये पूछ सकती है, ये पूछने का अधिकार है न्यायालय को कि आप वो कारण दीजिए महोदय जिसकी वजह से आप 62 वर्ष तक नौकरी कर रहे हैं, वो क्या कारण है, किस आधार पर आप ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अधिकार प्रत्याशा है या क्यू वारंटो है, ये हमारा यहां तक क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैं इतने, ये लगभग पूरी की पूरी बुक के जो मेन पॉइंट है ये आपके सामने हमने कम शब्द, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, ये हमने आपके सामने डाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने प्रशासनिक विधि को जाना, इसके जो स्रोत हैं उनको जाना, राइट एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और फेयरनेस जस्टिस, ठीक है। और बायस के बारे में जाना, ऑर्डिनेटर पार्टन के बारे में जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में जाना, और ये हमने रिट्स के बारे में हमने इनको पढ़ा, ठीक है। रिट्स का मतलब अंतिम चेतावनी। देखो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सॉरी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें और क्या क्या सुधार करने चाहिए, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आपको अच्छा लगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।